मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं आज केमिस्ट्री में जो पढ़े थे उससे आगे। ठीक है, हम केमिस्ट्री में पढ़े थे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हुआ था, जो उसमें आप देखे थे, कि उसमें न दो तत्व या यौगिक आपस में जुटकर एक नया यौगिक का निर्माण करता था। दो तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया तत्व या नया यौगिक का निर्माण करता था। अब पढ़ते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़े? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसी को अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में विभाजित हो जाता है। ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक क्या होता है? यौगिक में विभक्त हो जाता है। क्या कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक यौगिक में जो विभक्त होगा उसका गुण और पहले वाले मूल का गुण से दोनों में के गुण क्या होगा? भिन्न होगा। ये रसायन जो ये टूट के बना है, इसका गुण और इसका गुण दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। दोनों का एक ही गुण नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाएगा दो तरीके से, हम दो नाम बताए आपको, एक वियोजन अभिक्रिया और एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक वियोजन अभिक्रिया और एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये भी नाम देख लेते हैं, क्या नाम है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी यौगिक जब टूटता, दो या दो से अधिक यौगिक में टूटता है, ठीक है, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है। जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, आते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है CaCO3, नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बनता है CaO प्लस CO2। CO2 क्या है? गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। गैस है तो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। गैस है तो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। बचा CaO। आपको बताए थे पहला क्लास में CaO, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। इसका क्या नाम है? वैसे इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कहते हैं कली चूना। इसी को क्या कहते हैं? कली चूना। CaO का नाम क्या है? कली चूना। इसका उपयोग सीमेंट फैक्ट्री में होता है। सीमेंट बनाने में CaO का प्रयोग किस बनाने में होता है? सीमेंट बनाने में कली चूना का प्रयोग होता है, जिसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग नाम क्या है? कली चूना। इसका प्रयोग किसमें होता है? सीमेंट बनाने में होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। ये कहता है, दूसरा एक देख लेते हैं। कहता है पोटासियम क्लोरेट। के मतलब होता है पोटासियम, Cl क्लोरीन, O ऑक्सीजन। पोटासियम क्लोराइड जब टूटता है तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये था वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अगर क्लास आपको या कम चीज समझ में आता है, थोड़ा कम समझ में आता हो, तो दो बार 3 बार इसी वीडियो को देखिए, तो फिर से जरा अपना समझ में आने लगेगा। ये नहीं, देखिए एक बार में क्या होता है, आप चीजें को नया पढ़ रहे हैं, 9th में उतना अच्छा से पढ़ते नहीं हैं। पूरा 9th में अगर अच्छा से, बहुत ऐसा केमिस्ट्री में लगभग में बहुत चीज है जो आप 9th में पढ़े हैं, उसी चीज का यूज है। 9th में भी हाइड्रोजन पढ़े थे, इसमें भी हाइड्रोजन पढ़ते हैं। आप फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत तो होगा। चलिए ये देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। कली चूना का उपयोग क्या होता है? सीमेंट बनाने में होता है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या था? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी यौगिक को दो या दो से अधिक कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में टूटता है, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। क्या कहलाता है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का क्या नाम था? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दोनों में से कोई भी नाम दे देता है। चलिए अब देखते हैं इसी में इससे आगे।
कहता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन में क्या होता है, कहता है विद्युत अपघटन जो होता है, विद्युत अपघटन में जो होता है, इसमें कहता है कि विद्युत अपघटन जो होता है उसमें धातु पर ही कैथोड दो होता है, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड और एनोड, ठीक। जो आप दो पोल होता है, कुछ बैटरी भी देखे होंगे, उसका क्या होता है, दो पोल होता है, एक कैथोड एक एनोड। तो ये कहता है धातु जो होता है, कौन सी धातु, धातु होता है कैथोड पर, धातु होता है कैथोड पर। विद्युत अपघटन में धातु जो होता है, धातु पर क्या होता है, कैथोड, धातु पर क्या होता है, कैथोड। और कोई गैस जो होता है उस पर क्या होता है, एनोड, उस पर क्या होता है, एनोड। विद्युत अपघटन में धातु पर क्या होता है, कैथोड, धातु पर कैथोड, कोई गैस जो होता है उस पर एनोड। अब देखिए इसमें भी एक अपवाद है, पहले इसका देख लेते हैं। कहता है जब नमक का, इसका भी नाम पूछा जाता है, नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका रस पूछा जाता है, इसका क्या नाम है, साधारण नमक, साधारण नमक, NaCl क्या नाम है, साधारण नमक। ये भी कभी कभी पूछता है नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। कहता है जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता, अब देखिए किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन में दो भाग विभक्त हो जाता है। अब देखिए सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, तो धातु पे क्या होगा, कैथोड, धातु पे क्या होगा, कैथोड। क्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, गैस पे क्या होगा, एनोड, गैस पे क्या होगा, एनोड। चलिए हम आपको बताए 2NaCl नाम क्या था, सोडियम क्लोराइड। इसी को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड का विभक्त होता है, विद्युत अपघटन होता है, तब यह दो भाग में विभक्त हो जाता है, एक सोडियम और एक क्लोरीन, एक सोडियम और एक क्लोरीन। कहता है सोडियम और क्लोरीन विभक्त होता है तो इसमें धातु क्या है, सोडियम। जब धातु है तो धातु पे आपको हम क्या बताए, कैथोड होता है, गैस पे एनोड, गैस किस पे होता है, एनोड पे, ठीक है। चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, कहता है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या क्लोरीन धातु के ऑक्साइड या क्लोरीन से या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण, धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का क्या निष्कर्षण। इसमें किसका यूज होता है, विद्युत अपघटन का। कहता है विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है, विद्युत अपघटन का प्रयोग किसमें होता है, तो धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण में, किससे में होता है, विद्युत अपघटन का उपयोग धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु का निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आप 9th देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया से पहले विस्थापन जब ये हुआ तो क्या हुआ, एक दूसरे में इसका मूलक दूसरे मूलक में दूसरे तत्व में शिफ्ट होता है, ठीक है। अब शिफ्ट कैसे होगा, जो ज्यादा ताकतवर होता है वह दूसरे का चीज अपने पास लाता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है वह दूसरे का चीज क्या करता है, छीन लेता है, अपने पास लाता है। फिर उसी कारण ये क्या होता है, ये जो तत्व का नाम हम लिखे हुए हैं ये ऊपर से नीचे तक कम, ऊपर से नीचे घटते जाता है, कम क्रियाशील होते जाता है। यानी अगर कोई चीज पोटासियम सोडियम के पास है तो सोडियम के पास है तो पोटासियम उसको क्या कर सकता है, अपने पास इससे छीन सकता है, ठीक है। चलिए
ये चीज आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा। 9th में इस चीज का यूज होता है, इस 9th में ये चीज पढ़ना पड़ता है। कहता है लेस रिएक्टिविटी पे दिया गया है, क्रियाशीलता कमता है। क्रियाशीलता क्या हो रहा है? कम रहा है। कैसे कैसे कम रहा है? देखिए यहाँ ये हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व हैं, हाइड्रोजन से नीचे का तत्व यहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे का तत्व यहाँ देखते हैं। कम क्रियाशीलता पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं कौन सा तत्व है। ये है पोटासियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Fe, SN3, Pb, सीसा, पारा, H, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, Pt, प्लेटिनियम। ठीक है, ये इसमें देखिए अब यूज सबसे ज्यादा किसका किसका होता है। आप देखते होगा के पोटासियम पढ़े हुएगा, कोई केमिकल रिएक्शन में इसका भी यूज होता है। Na सोडियम सबसे ज्यादा यूज होता है। आप केमिकल रिएक्शन जो आप रिएक्शन जितना देखते हुएगा उसमें सोडियम का यूज देखते हुएगा। लिथियम आप नहीं के बराबर यूज में देखते हैं। कैल्शियम देखते हुएगा। मैग्नीशियम नहीं के बराबर देखते हैं कभी कभी नहीं। एल्युमिनियम, जिंक, देखिए जिंक और Fe आयरन या लोहा, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद कॉपर का, ये तीनों का यूज सबसे ज्यादा होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया में। ये तीनों चीज सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए ये आखिर होता कैसे है, ये लिख लेने से या याद कर लेने से। एक तो याद नहीं, ये सीरीज आपको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा 4-5 बार इसको, इस पे रिएक्शन नहीं कीजिएगा तो याद रहने वाला चीज नहीं है। ये नहीं जो इसको लिए और सत्यनारायण भगवान का कथा जैसे शुरू किए ऊपर से याद करना शुरू करते हैं। जैसे बच्चा याद करता है, पहले याद करेगा पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, ऐसे करके याद कितने 1 रोज 2 रोज याद कीजिएगा। 1-2 सप्ताह के बाद भूल जाइएगा, क्योंकि एक चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो ये 1 साल के बाद एग्जाम होता है। ठीक, एग्जाम में लिखना पड़ता है। इसलिए देखते हैं इस पे केमिकल रिएक्शन। कहता है जब लोहा यानी Fe आयरन की प्रतिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, जब आयरन की प्रतिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है। अब देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है कि कॉपर? पहले आयरन देखिए यहीं लिखा हुआ है Fe, यहां लिखा हुआ है कॉपर। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है? आयरन। तो कॉपर के मूलक को, कॉपर के मूलक का मतलब हुआ ये SO4, ये अपने में क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर लेगा, यानी उससे छीन लेगा। तो ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट। FeFOSO4 नाम क्या है? फेरस सल्फेट। इसका नाम याद रखिएगा। कहता है जब आयरन की प्रतिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तब फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। ये इसमें अब नाम देखिए, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एक तत्व में कोई मूलक नहीं है, एक तत्व में मूलक है, जिसको यह क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। इसको क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, यानी अपने में मिलाता है। क्या करता है? अपने में मिलाता है। अब देखिए ये Fe आयरन, ये Cu क्या है? कॉपर। कॉपर के साथ मूलक लगा हुआ है SO4, नाम क्या हुआ? कॉपर सल्फेट। अब क्रियाशीलता वाला चार्ट पे देखे, जो सबसे इसमें ये जो Fe और Cu है, इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? तो हम देखे जो Fe Cu से अधिक क्रियाशील है। Fu जो है Cu से क्या है? अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशीलता के कारण FeSO4 हुआ, और इसका नाम क्या हुआ? फेरस सल्फेट। ये चीज देखें, ये चीज को आप क्या कीजिएगा, इस चीज को अगर 1 बार 2 बार ध्यान से इस चीज को समझिए, ये चार्ट को ध्यान से लिखिएगा और इसको ध्यान समझिएगा। कल इससे आगे पढ़ाएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया पढ़ाने के बाद आपको 2-3 चीज और बच जाएगा पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये चीज अगर आपको याद, ये चीज अगर आप समझ जाते हैं और ये चीज याद हो जाता है, तो आपको पूरा केमिकल रिएक्शन में हर एक चीज का रिएक्शन क्या करते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन लिखने के लिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझिएगा तब रिएक्शन आसानी से लिखा जा सकता है।
चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।